जैसा कि हमने राजनीति विज्ञान से लोक प्रशासन का संबंध, लोक प्रशासन का विधि से संबंध हमने अध्ययन किया था। इस कड़ी में लोक प्रशासन जो अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध है, उस कड़ी में लोक प्रशासन का अर्थशास्त्र से क्या संबंध हो सकता है। इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन विच रिलेशन होल एज ए होल साइंस स्टडी पर्पज। आज लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र एक दूसरे के करीब हैं। जितनी भी आर्थिक योजनाएं, आर्थिक नीतियां बनती हैं, प्रशासनिक पहले अध्ययन किया जाता है ताकि उसको ज़मीनी स्तर पर, धरातल स्तर पर उसका क्रियान्वयन किस प्रकार से होगा, ये हमें पहले प्रशासन को इसकी जानकारी देनी होती कि ये आर्थिक नीतियाँ, ये देश, ये अर्थशास्त्र के मूर्धन्य विद्वान इन्होंने ये योजना बनाई, तो इसका क्रियान्वयन हम प्रशासनिक दृष्टि से ज़मीनी स्तर पर हम किस प्रकार से क्रियान्वयन कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखा जाता है। इसलिए लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र के बीच में बहुत गहरा और घनिष्ठ संबंध है। वर्तमान में लोक प्रशासन के माध्यम से ही राज्य की आर्थिक नीतियाँ, उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। जितनी भी आर्थिक योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उसका ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन का दायित्व है लोक प्रशासन पर है। इसलिए जितनी भी आर्थिक योजनाएं, नीतियां बनती हैं, उसका पहले ये देखा जाता है कि धरातल पर उसको क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाना है। इसलिए एक दूसरे के मध्य अंतर अनुशासनात्मक अंतर निर्भरता है। इसलिए लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र के बीच गहरा और घनिष्ठ संबंध है। जैसा कि 19वीं शताब्दी में व्यक्तिवाद का बोलबाला था। व्यक्तिवाद, हस्तक्षेपवादी राज्य, लेसस फेयर, जिसमें राज्य को आवश्यक बुराई मानते थे। राज्य में पुलिस राज्य था, राज्य को आवश्यक बुराई मानते हुए उसका क्षेत्राधिकार सीमित था। उस समय राज्य के पास राज्य में सुख शांति, कानून व्यवस्था और सीमा सुरक्षा का दायित्व था और न्याय प्रशासन का कार्य कर सकता था तक ही सीमित थे। परंतु औद्योगिक क्रांति और उसके बाद में उस औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को राज्य को इस बात का विवश कर दिया, राज्य को इस बात के लिए विवश कर दिया कि वह श्रमिकों के काम के जो घंटे हैं तथा कार्य हैं, उनकी दशाएं निर्धारित कर और उनके हितों का जो संरक्षण है वह आर्थिक और औद्योगिक विषयों में हस्तक्षेप करें। यानी औद्योगिकरण की जो समस्या है, उस समस्या से उत्पन्न जो श्रमिकों के जो काम के घंटे, उनकी कार्य दशाएं हैं, उनको किस प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है और उनके हितों का संरक्षण किस प्रकार से औद्योगिक और आर्थिक विषयों में कैसे हस्तक्षेप किया जा सकता है, इसका अध्ययन प्रशासन के द्वारा किया जाता है। आर्थिक राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के कारण राज्य के लिए आवश्यक हो गया कि वह राष्ट्रीय उद्योगों का संरक्षण प्रदान करे और उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान करे और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन करें। और वर्तमान में एलपीजी युग है। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इस वैश्विक उदारीकरण, भूमंडलीकरण के दौर में, निजीकरण के दौर में जो भी योजनाएं, जो भी अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे, उसका सबसे पहले प्रशासन का क्रियान्वयन उसे किस प्रकार से किया जाना है, प्रशासन द्वारा किस प्रकार से उसका क्रियान्वयन किया जाना है, ये आवश्यक रहेगा। इसलिए प्रशासनिक पहलू का विचार करके ही कोई आर्थिक नीतिगत योजना या नीतिगत विचार उत्पन्न होता है और उसका क्रिया योजना बनती है, नीति बनती है। इसलिए सामाजिक न्याय की दृष्टि से राज्य का जो व्यापार है और उद्योग के क्षेत्र में प्रत्यक्षतः प्रवेश करने और अपने सार्वजनिक उद्योगों का आरंभ करने या चलाने के लिए विवश हो गया है। और आधुनिक युग की ये प्रवृत्ति है कि राज्य को आर्थिक विषयों में अधिक से अधिक घसीटा जाए। फलतः अर्थशास्त्र लोक प्रशासन का आधार बन गया है। यानी वर्तमान एलपीजी युग, वैश्विक युग में, उदारीकरण के दौर में
आज सारी अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। आज कोविड-19 के कारण पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था नीचे चली गई है, उसका जो आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन प्रशासन है, उसको किस प्रकार से मैनेज करना है, ये आपदा प्रबंधन की जिम्मे आ गया है। इसलिए जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं और अर्थव्यवस्था को किनारा जिस प्रकार से कोविड-19 ने लगाया है, उस कोविड-19 ग्लोबल वैश्विक महामारी का जो स्वरूप है, उसको किस प्रकार से प्रशासनिक दृष्टि से किस प्रकार से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है और देश की अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पे लाया जा सकता है, यह मुख्य काम प्रशासन का है। इसलिए अर्थशास्त्र की जो जितनी नीतियाँ, जितनी योजनाएं बनती है, उसका क्रियान्वयन वास्तविक धरातल पर किस प्रकार से किया जाना है, उसका उस पहलू की जो चर्चा है, पहलू के जो अन्य पहलू, अध्ययन के पहलू हैं, उनका समुचित अध्ययन विवेचन करके उस योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है ताकि उसका क्रियान्वयन ज़मीनी स्तर पर ठीक तरीके से हो सके। इसलिए लोक प्रशासन है वो अर्थशास्त्र का एक आधार बन गया है। अर्थशास्त्र है वह लोक प्रशासन का एक आधार बिंदु बन गया है। इसमें हम बताते हैं कि पहला, प्रत्येक प्रशासकीय नीति को उसके आर्थिक परिणामों की दृष्टि से देखना चाहिए। यानी प्रत्येक प्रशासकीय जो नीति है उसके आर्थिक परिणामों को, रिजल्ट को देखते हुए देखना चाहिए। जैसा कि आज आर्थिक संपन्न प्रशासन की जिम्मेदारी है, आज की जो आर्थिक संपन्नता है वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि राज्य में मुद्रास्फीति होती है या मूल्य गिरते हैं तो दोनों ही दशाओं में राज्य को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आज के प्रशासन की आर्थिक जिम्मेदारियां इतिहास के पिछले किसी भी काल की जिम्मेदारियों से अधिक है। वर्तमान में जो जिस तरह से संकटकालीन अर्थव्यवस्था है या संक्रमणशील जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में आज के प्रशासन के सामने चुनौती और जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। वर्तमान सरकारों को प्राय सभी सरकार की नीतियों का आर्थिक रूप होता है। वर्तमान जो सरकार की जो प्राय सभी सरकारी नीतियों का जो आर्थिक प्रारूप होता है, अतः आज के प्रशासन के लिए आर्थिक समस्याओं को समझना और उनका हल निकालना यह अत्यंत आवश्यक है। ये प्रशासन बखूबी निभाता है। इसलिए जितनी भी प्रशासकीय जो नीति बनती है उसका आर्थिक परिणाम क्या आएगा, आर्थिक परिणामों की दृष्टि से उसका अध्ययन करना आवश्यक है, उसको देखना आवश्यक है, उसका विवेचन करना आवश्यक है ताकि वो ज़मीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन हो सके। इस प्रकार से लोक प्रशासन का अर्थशास्त्र पर अंतर्निर्भरता, अंतर अनुशासनात्मक अंतर्निर्भरता देखी जा सकती है कि प्रत्येक प्रशासकीय नीति को उसके आर्थिक परिणामों की दृष्टि से देखना चाहिए। दूसरा है लोक कल्याण से प्रेरित आर्थिक योजनाओं का क्रियान्वयन प्रशासन के द्वारा संभव। तात्पर्य है कि आज का युग लोक कल्याणकारी युग है। हालांकि ग्लोबल वैश्विक उदारीकरण के दौर में लोक कल्याण की जो भावना है, लोक कल्याणकारी का जो कार्य है, व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सुखी बनाने का अगर काम करता है और वह राज्य, वह लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। किंतु निजीकरण के दौर में, उदारीकरण के दौर में अब ये लोक कल्याणकारी जो दृष्टिकोण है ये धीरे धीरे कम होता हुआ व्यक्तियों को अपने खुद के पैरों पर खड़ा होने को प्रेरित करता हुआ वह निजीकरण के दौर में हम प्रवेश कर रहे हैं, ताकि व्यक्ति है वह ज़्यादा से ज़्यादा राज्य पर निर्भर न हो सके। इस दृष्टि से लोक कल्याण से प्रेरित आर्थिक योजनाओं का क्रियान्वयन प्रशासन के द्वारा संभव है। आज का युग जैसा कि लोक कल्याणकारी युग है, जो अब निजीकरण के दौर में कहीं हट रहा है और व्यक्तिवाद की ओर बढ़ रहा है या व्यक्तिक विकास की ओर बढ़ रहा है, निजीकरण की ओर बढ़ रहा है और राज्य इन लोक कल्याणकारी योजनाओं से अपना हाथ पीछे हटा रहा है और सबको एक स्वतंत्र आर्थिक
स्वतंत्र आर्थिक जो परिवेश है उसकी ओर बढ़ा रहा है। इसलिए इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य विकास योजनाएं बनाता है और इस योजनाओं का लक्ष्य आर्थिक समृद्धि एवं नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए प्रशासकों की आवश्यकता है। जैसा कि लोक कल्याण से प्रेरित आर्थिक योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो सारा का सारा प्रशासन पर निर्भर करता है। जहाँ लोक कल्याणकारी व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सुखी बनाने का कोई व्यक्ति काम करता है या सरकार काम करती है, राज्य काम करता है, तो उन प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्भरता रहती है। प्रशासन के द्वारा ही इन योजनाओं, आर्थिक योजनाओं का क्रियान्वयन संभव है। किंतु आज वैश्विक उदारीकरण, निजीकरण के दौर में अब राज्य अपने लोक कल्याण से अपना राज्य हाथ हटा रहा है और ताकि स्वतंत्र प्रतियोगिता के द्वारा स्वतंत्र व्यक्तिगत विकास के लिए, स्वतंत्र आर्थिक आपाधापी के बीच में नए विचार उत्पन्न होकर या किस प्रकार से राज्य लोक कल्याणकारी अवधारणा से पीछे हाथ हटा रहा है और निजीकरण के दौर में या पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में हमें धकेल रहा है। अब राज्य लोक कल्याण से अपने हाथ खींच रहा है वर्तमान समय में, इस वैश्विक उदारीकरण के दौर में। किंतु जितनी भी लोक कल्याण से प्रेरित आर्थिक योजनाएं हैं, मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, इस तरह से जितने भी लोक कल्याण से प्रेरित आर्थिक योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो प्रशासन के द्वारा ही संभव है। तीसरा है परस्पर विरोधी आर्थिक हितों के मध्य प्रशासन के द्वारा संतुलन बनाना। परस्पर विरोधी आर्थिक हितों के मध्य प्रशासन के द्वारा संतुलन स्थापित करना। आज की सरकारें एक दुविधाजनक स्थिति में हैं, जबकि विभिन्न शक्ति गुट अपने आर्थिक लाभ के लिए राज्य से अनेक प्रकार की मांग कर रहे हैं। अधिकतर ये मांगे हैं परस्पर एक दूसरे के विरोधी होती हैं। किसान अपनी पैदावार के लिए अधिक मूल्य चाहता है, उपभोक्ता सस्ता अनाज चाहता है, मजदूर अधिक मजदूरी चाहता है, मिल के मालिक अपनी पूंजी से अधिक लाभ की आशा करते हैं, राज्य के कर्मचारी एक ओर तो महंगाई बढ़ाने के लिए आंदोलन करते हैं, दूसरी ओर नए कर का विरोध करते हैं। संक्षेप में प्रशासन को प्रभावित करने वाले अधिकांश दबाव समूह अपने अपने आर्थिक हितों का संवर्धन, संरक्षण करने की चेष्टा करते हैं। इन परस्पर विरोधी मांगों के बीच समन्वय जो स्थापित करने का काम है, देश की आर्थिक प्रगति को ले जाने का काम है, वह प्रशासन का काम है। इसलिए परस्पर विरोधी आर्थिक हितों के मध्य जो प्रशासन का द्वारा जो संतुलन स्थापित करना है, संतुलन बनाना है, ये प्रशासन के द्वारा है। इसलिए अर्थशास्त्र का किस प्रकार से जमीनी धरातल पर किस प्रकार से विरोधी हितों, आर्थिक हितों के मध्य जो प्रशासन संतुलन बनाएगा, उसके आधार पर देश की अर्थव्यवस्था चलेगी। और इसलिए लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र का बहुत गहरा और घनिष्ठ संबंध और अंतर निर्भरता है एक दूसरे पर। चौथा है नवीन आर्थिक विचार प्रशासन के संगठन को प्रभावित करते हैं। जैसा कि नवीन आर्थिक विचार, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, पीपीपी मोड, और अब पूरा प्राइवेट दे देना, एक 94-95 रूटों को प्राइवेट में दे देना, हवाई अड्डों को प्राइवेट में दे देना, प्रबंध का कार्य प्राइवेट करेंगे। अब इसमें सफलता या हस्तक्षेप कितना रहेगा ये आगे की देखने की बात है। किंतु ये अवश्य है कि ये प्राइवेटाइजेशन से और राज्य अपनी लोक कल्याणकारी जो उत्तरदायित्व है उस भावना से अपने हाथ खींच रहा है। ये एक जिम्मेदारी से हटना ही हुआ, जो ठीक नहीं है। राज्य की लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण या लोक कल्याण की भावना से जो प्रेरित शासन व्यवस्था चलनी है, अर्थ का ज़्यादा बोलबाला होना, ये सब इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो वर्तमान में लोगों को दुख दे रही हैं। और आने वाले समय में क्या रिजल्ट आता है, क्या परिणाम आता है, क्या दुष्परिणाम आते हैं, तो आगे आने वाला समय बताएगा। किंतु नवीन आर्थिक विचार प्रशासन के संगठन को प्रभावित करता है। नवीन आर्थिक विचार
प्रशासन के संगठन उसकी रीतियाँ, उसकी पद्धतियों को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में राज्य के प्रवेश का कर जाने से अनेक प्रकार के प्रशासकीय संगठन और सार्वजनिक निगमों का उदय हुआ। समाज के हित की दृष्टि से राज्य ने नागरिकों के व्यक्तिगत या वैयक्तिक कार्य और उनकी वैयक्तिक संपत्ति का जो नियमन करना प्रारंभ कर दिया। इस कारण से न्याय व्यवस्था और न्यायालय की नई पद्धति का जन्म हुआ है। इस पद्धति को प्रशासकीय विधि और प्रशासकीय न्यायाधिकरण कहा जाता है। युद्धोत्तरकालीन आर्थिक व्यवस्थाओं ने राशनिंग कंट्रोल को जन्म दिया। राज्य ज्यों ज्यों आर्थिक और औद्योगिक कार्यों में फंसता जा रहा है, त्यों त्यों उसे आर्थिक और औद्योगिक सेवाओं का संगठन की दृष्टि से सोचना पड़ेगा। इसलिए सार रूप में आज की जो सरकारों की जो आर्थिक जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई है कि प्रशासन के अध्ययन की अंतर्गत नए नए उपविषय आर्थिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, औद्योगिक प्रशासन का विकास हो रहा है। प्रशासन की बढ़ती आर्थिक जिम्मेदारियों को या उत्तरदायित्वों को देखते हुए कुछ विद्वानों ने अपने ही देश में आर्थिक और औद्योगिक सिविल सेवा का निर्माण का भी सुझाव दिया है, ताकि आने वाली जो समस्याएं हैं उनको ठीक तरीके से अध्ययन करते निपटा जाए, ताकि आने वाले समय में हम तैयार रहें। देश की औद्योगिक और आर्थिक जो लोक सेवा है उसके निर्माण का सुझाव दिया है कि इस प्रकार की भी एक नई सेवा प्रारंभ की जा सकती है। जैसा होता कमेटी ने भारतीय ये न्यायिक सेवा है, आईएएस की तरह आईजेएस का विचार किया था, फिर कॉलेजियम ने विरोध के बाद में, संवैधानिक संकट के बाद में थोड़ा वो हाथ पीछे खींच लिया सरकार ने, जो संभव नहीं हो सका, किंतु वो अच्छा विचार था। इसी प्रकार से आर्थिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, औद्योगिक प्रशासन, ये नई नई एक शाखाएं अर्थव्यवस्था से संबंधित नए जन्म रहे हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए आर्थिक औद्योगिक लोक सेवा का निर्माण का सुझाव दिया है। जैसा कि इसलिए आज के युग में लोक प्रशासन का अर्थशास्त्र से गहरा अंतर, अनुशासनात्मक संबंध की जो अंतर्निर्भरता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र लोक प्रशासन का आधार बिंदु बन गया है। आजकल प्रत्येक प्रशासकीय नीति आर्थिक आधार पर निश्चित की जाती है, और ये देखा जाता है कि इससे देश और समाज को कितना लाभ होगा, ये समाज के लिए, जन कल्याण के लिए कितनी लाभान्वित कर सकेगी ये योजना, या कितना व्यक्तिगत लाभ देगा। इसलिए ये योजना सफल होगी कि नहीं होगी, ये आधार बिंदु अर्थशास्त्र पर निर्भर करता है। इसलिए आर्थिक आधार की निश्चित की जाती है कि ये देखा जाता है कि देश या समाज व कितना लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं बनाई जाती हैं, और इनमें भी अर्थशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। सरकार द्वारा अपनी नीतियों के संचालन के लिए वित्त एवं बजट को की जो व्यवस्था करती है वह अर्थशास्त्र का विषय है, क्योंकि वित्त विभाग प्रत्येक विभाग को अपना अपना आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए या अपनी योजनाओं को निर्धारित करने के लिए कितना पैसा आवंटन करना चाहता है, कितना पैसा लगेगा, ये मांग करता है। प्रत्येक विभाग अपना अपना मांग करता है, किंतु वित्तीय प्रशासन या वित्त विभाग या वित्त मंत्रालय है, उसको सब विभागों में समन्वय स्थापित करते हुए किस विभाग को कितना पैसा देना है, किन योजनाओं को कितना पैसा, ये योजनाएं सफल हो सकती हैं, उन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए वह स्वीकृति प्रदान करता है, जो वित्तीय प्रशासन का काम है। इस प्रकार से अर्थशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। सरकार अपनी नीतियों के संचालन के लिए वित्त और बजट की व्यवस्था करती है, जैसे मैंने बताया। ये अर्थशास्त्र का विषय है। आज प्रशासन से मांग की जा रही है कि वह कारखानों का संचालन करें, कृषि, बैंकिंग, बीमे आदि के व्यवसाय को अपने हाथ में लें। आज वही प्रशासक सफल हो सकता है जिसको अर्थशास्त्र का ज्ञान हो। इस प्रकार अर्थशास्त्र का ज्ञान प्रशासन की सफलता की आधार बिंदु है, कुंजी है। इसलिए अर्थशास्त्र का लोक प्रशासन से गहरा संबंध है, और एक दूसरे पर अनुशासनात्मक अंतर्निर्भरता भी बढ़ी है। और आर्थिक जितनी भी योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन पहले प्रशासनिक आधार पर पहलू पर अध्ययन किया जाता है, ताकि उसका योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार से, या प्रशासकीय नीति
जो निर्धारण की जाती है उस प्रशासनिक नीति में कितना पैसा, कितना वित्त लगेगा, कितने आर्थिक परिणाम जनता तक पहुँचेंगे, उन आर्थिक लाभों का जनता तक, निचले स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक, नगर स्तर तक पहुँचेगा, इसका अध्ययन करना आवश्यक है किसी भी योजना, नीतिगत योजना का। एक तो आर्थिक योजनाओं का क्रियान्वयन प्रशासन द्वारा किया जाना है, दूसरा प्रशासकीय जो नीति का निर्धारण है वह जमीनी स्तर पर, धरातल स्तर पर, नगर और पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पर उसका क्रियान्वयन का जो आर्थिक पक्ष है उसमें कितना पैसा खर्च होगा, कितना गांव तक पहुंचने में कितना एक आंकड़े, तथ्यात्मक आंकड़े, एक सांख्यिकी है, आधार मानते हुए वह किस प्रकार से होंगे। दूसरी बात, प्रशासकीय नीति का निर्धारण में तथ्य, आंकड़े, सांख्यिकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। इन आधारों पर ही हम प्रशासनिक योजनाएं बना सकते हैं, प्रशासकीय नीति बना सकते हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था का अगर ज्ञान नहीं है तो हम प्रशासन के रूप में अच्छे सफल नहीं हो सकते। इसलिए कहा जाता है कि उसको अर्थशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। अर्थशास्त्र का ज्ञान होगा तो वो तथ्य और आंकड़े, डेटा इकट्ठा करते, जो डेटा इकट्ठा करेगा या उसकी विश्वसनीयता रहेगी, उस विश्वसनीयता के आधार पर वह अच्छी नीति बना सकेगा और उसका क्रियान्वयन भी ठीक तरीके से संपन्न कर सकेगा। इसलिए लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र का जो संबंध है गहरा और घनिष्ठ है और एक दूसरे पर अंतर्निर्भरता है। आज के लिए हम इतना ही, धन्यवाद।